स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के चैनल पर हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज़ कर रहे थे। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वहाँ से आपको बहुत फैक्ट नहीं मिल रहे हैं। इनमें फैक्ट तो ज़्यादा आपको बायोलॉजी में मिलेंगे। जो इसमें आपको समझना है ये थोड़े क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल, तो इनको समझने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। जो पहला चैप्टर था उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा थे, तो उसको मुझे पूरी तरीके से पढ़ना पड़ा कंटेंट के तरीके से। तो आइए आज समझते हैं कि यांत्रिकी में क्या क्या चीज़ें हैं, किन कारणों से होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोशन की, गति। तो गति, जैसे कि हम हर बात को बहुत आराम से कह सकते हैं कि कौन सी बात गति में है, कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु विराम में है। लेकिन अगर इसको एक परिभाषा के माध्यम से देखा जाए तो क्या कहेंगे, तो पहले ही यहाँ डिस्कस किया गया है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। तो ये तो एक आपकी हो गई परिभाषा। आप इसको समझ कैसे सकते हैं कि जब कोई एक वस्तु खड़ी हो या चल रही हो, उसके सापेक्ष किसी दूसरी चीज़ की गति देखी जाएगी, तभी पता चलेगा कि वो गति हो रही है। ठीक है। और अगर किसी के सापेक्ष परिवर्तन ना करे तो वस्तु विराम की अवस्था में मानी जाएगी। तो इस प्रकार गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। तो कैसे आप समझेंगे ये बात को, इसके लिए एक उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए एक बस जा रही हो, तो बस पर जब आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो आपको गतिशील दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि जो आपके साथी बगल यात्री बैठे हुए हैं वो विराम अवस्था में है ना। लेकिन देखिए यहाँ कितना उल्टा होता है कि पेड़ पौधे बिल्कुल विराम में होते हैं और जबकि बस जो है वो गति में होती है। तो क्या है ना कि आपको जो प्रतीत होता है वो सापेक्ष, तो इसीलिए गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। दूरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दूरी क्या है, तो दूरी पहली बात तो ये एक अदिश राशि है। क्या है दूरी? यदि कोई वस्तु गति करेगी तो जितने मार्ग की लंबाई वो तय करेगी उस लंबाई को जो है दूरी कहा जाएगा। तो जो मार्ग जितना लंबाई वो तय कर लेगी दूरी में गति से, वही क्या कहा जाएगा? दूरी। और दूरी का मान ध्यान रखिए सदैव धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि अपने स्थान से जब वो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे ही बढ़ेगी, तो दूरी का सदैव मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। एक शब्द आता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन को समझिए कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति जहाँ पर वो पहुँची हो लास्ट में और प्रारंभिक स्थिति जहाँ पर वो पहले रही हो, इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब ये विस्थापन और चाल को थोड़ा सा भी और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा जो इससे संबंधित बातें हैं वो समझ लेते हैं कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि होती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य दोनों हो सकता है। ये चाल क्या है? चाल का मतलब ये है कोई एक पर्टिकुलर समय ले लीजिए, उस समय में तय की गई दूरी का मान जो होगा वही वस्तु की चाल होगा। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि यदि दूरी में समय से भाग दे दिया जाए तो चाल पता चल सकती है। और जो चाल का मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक। और जो विस्थापन है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में हम लोग पिछले जो लेक्चर है उसमें चर्चा कर चुके हैं। एक शब्द आता है वेग। तो इसमें क्या होता है, किसी आप पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए और उस वस्तु में कितना विस्थापन हुआ है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ये एक सदिश राशि है। अब ये वेग क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, इनको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक चित्र आपका बना हुआ है। चित्र में क्या है कि आपको ए पॉइंट से चलना है। आप चले पूर्व की ओर बी तक, दूरी कितनी तय की है? 4 किलोमीटर। यहाँ से दाहिने मुड़ जाते हैं, सी पहुँचते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चल करके डी पर पहुँचते हैं और फिर से बाएं मुड़ते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर चलकर ई पर पहुँचते हैं। तो चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि जिस रेखा में वो पहले गति ए बी पर कर रहा था, यहाँ उसी रेखा के सीध में वो पहुँच रहा है। तो देखिए उसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई, समझिए। अब यहीं पर आपके जो सारे टर्म हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जितनी दूरी, विस्थापन, चाल, वेग है वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा जो आपने डेफिनेशन पढ़ी। तो उसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई,
तो जब वो चला होगा तो 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये पूरा जोड़ दीजिए तो इसकी दूरी हो जाएगी, यानी कि 4 2 6 2 8 2 10, तो इसकी दूरी कितनी हो गई 10 किलोमीटर। तो अब समझ में आ रहा होगा कि जितना मार्ग उसने तय किया है वो लंबाई क्या हो गई, दूरी हो गई। यही डेफिनेशन में पढ़ा था। विस्थापन उसका कितना हुआ, विस्थापन देखिए उसकी अंतिम जो स्थिति है तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर अंतिम स्थिति यहाँ पर है, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, हाँ अंतिम स्थिति जो है वो ई पर है और प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है, ए पर है। तो ए से ए की ई की बीच की दूरी क्या है, तो आप अगर सीधी दूरी लें तो 4 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर इसको ले लीजिए, तो 4 2 6 किलोमीटर, तो उसका विस्थापन कितना हुआ, उसका विस्थापन 6 हुआ। और चूँकि मैंने आपको बताया है कि विस्थापन कैसी है, एक सदिश राशि है, यहाँ पर भी बताया था कि विस्थापन कैसी है, एक सदिश राशि है, तो इसका मतलब ये किसी न किसी दिशा में होगा ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो पूर्व दिशा में है, तो विस्थापन 6 किलोमीटर पूर्व की ओर उसका हुआ है। ठीक है, और दूरी में कोई दिशा की जरूरत नहीं थी, तो दूरी अदिश राशि है, तो क्लियर हो गया। अब जरा चाल को देखते हैं। चाल में हमने कहा कि जो दूरी तय की गई है पता चल गया, ठीक है, और कितना समय लगा है, तो समय उसको 5 घंटा लगा है तय करने में। तो अब क्या करेंगे, दूरी में से उस समय को समय से भाग दे देंगे, तो 10/5 है, 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की थी और 5 घंटा लगाया है, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक एक घंटे के हिसाब से देखा जाए, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर की औसत चाल से वो चला होगा। तो ये हो गया उसकी चाल। तो चाल कैसे होगा, समय के सापेक्ष देख लिया जाएगा। अब वेग को देखिए, चाल और वेग में यहीं पर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। चाल में क्या हुआ कि दूरी में भाग दिया गया समय से, और वेग में क्या होगा, जो विस्थापन हुआ है उसमें भाग दिया जाएगा समय से। विस्थापन कितना हुआ था, तो हमने कहा था कि अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 6 किलोमीटर, चित्र में देख पा रहे हैं। तो अब 6 में भाग दिया जाएगा, यानी कि उसका जो वेग होगा, जब 6 में 5 से भाग देंगे तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर उसका वेग होगा। ठीक, अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको एक ही उदाहरण से क्लियर हो गई। ना समझ में आए तो एक बार इसी को फिर से सुनिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, और इस चित्र को अपने दिमाग में रखिएगा कैसे आपने इसमें देखा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं त्वरण की। तो ऐसे ही हमें समझना है फिजिक्स को। अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो इस पर जो स्टेटमेंट बनेंगे, जो इसके क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए फिजिक्स जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिए कि आपको हूबहू लाइन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको लॉजिक पता होगा, डिफरेंसेस पता होंगे टर्मिनोलॉजी के, तो आप उसके उत्तर कर पाएंगे। त्वरण को देखते हैं। त्वरण की हिंदी जो इंग्लिश है ना, वो आपको बड़े अच्छे से डिफाइन करती है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी समयांतराल में जो वेग परिवर्तन हो गया हो। और वेग आप जान चुके हैं, वेग कैसे होता है, तो वेग जितना विस्थापन हुआ होता है कितने समय में हुआ है, वही है वेग। तो वो वेग परिवर्तन पर्टिकुलर टाइम में कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान देने की बात है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जैसे यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। भाई समय में, पर्टिकुलर टाइम में उसका जो है एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, तो परिवर्तन पता कैसे चलेगा कि अंतिम वेग कितना था और प्रारंभिक वेग कितना था। तो अंतिम वेग को क्या कर लेंगे, v मान लेंगे, और प्रारंभिक वेग को u मान लेंगे। इसी को माइनस कर लेंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा कि वेग में कितना डिफरेंस आया है। और पर्टिकुलर टाइम में होगा तो वो टाइम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, उसी टाइम से भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन में ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि जो इसमें है, जो वेग में परिवर्तन है, तो वेग में त्वरण जो है, तो त्वरण का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। और त्वरण जो है एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद समझिए, जो इसमें बहुत उदाहरण दिए गए हैं, अगर इनको एक बार देख लें तो चूँकि आपको जब ये आप 7th क्लास 8th क्लास में होंगे तो साइंस में आपको ये चीज़ें समझाई होंगी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस जो त्वरण का है समय अंतराल, उसमें गुणनफल, यानी कि v = u + at। तो कभी कभी इसको पूरा करने के लिए भी छोटे छोटे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो ये 3 नियम हैं इनको ज़रूर एक बार थोड़ा सा याद रखेंगे, और इनका डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये आपकी NCERT बुक्स में इसलिए अवेलेबल है और वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है। आइए बात करते हैं वृत्तीय गति की। हम लोग यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे,
और अगर पूरी फिजिक्स पढ़ना है तो ऐसे तो फिर आपको एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगी। साइंस की एनसीईआरटी बेस्ट होती हैं। अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी लेके पढ़ें, आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से खुद पढ़ करके क्लियर हो जाएगा, किसी की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। कोई भी एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो क्या होता है कि वृत्त यानी कि वृत्ताकार अगर मार्ग हो जाए तो उसी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। अब अगर एक समान चाल से गति कर रही है कोई वस्तु तो एक समान वृत्तीय गति हो गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो जो एक समान वृत्तीय गति होती है त्वरित गति होती है, एक्सीलरेटेड स्पीड होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। चूँकि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। एक समान सरल रेखा की गति में कोई त्वरण नहीं होता है, जबकि समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण कार्यरत रहता है। अब अभी सुनते जाइए, अभी समझ में आएगा। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या है? तो कोणीय विस्थापन ये है कि जो कोई वस्तु है जिस स्थिति में थी पहले, कितने कोण घूम गई, उसे कोणीय विस्थापन कहा जाएगा। अब चूंकि कोण घूमेगी तो एक दिशा में घूमेगी, तो सदिश राशि होगी और इसको मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। इस जो कोणीय वेग है ये क्या है? तो कोणीय वेग जो होता है वृत्तीय मार्ग पर जब वो गति कर रहा होता है तो कोणीय विस्थापन की जो परिवर्तन दर होगी उस कण का कोणीय वेग उसे कहेंगे, और इसका सिंबल क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा को कुछ डब्लू की तरीके से बनाया जाता है। ओमेगा को सिंपल किया यहाँ पर सिंबलाइज किया जाता है कोणीय वेग को, और कोणीय वेग जो है अभी सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है रेडियन पर सेकंड होता है। अब देखिए आगे देखते हैं बल क्या है। तो बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार, गति में परिवर्तन कर दे। भाई जिस चीज़ में आप बल लगा दोगे उसमें परिवर्तन हो जाएगा और किसी न किसी दिशा में होगा। तो बल एक सदिश राशि है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने कल कहा था कि इसका नाम न्यूटन भी है। तो बल का मात्रक चाहे न्यूटन लिखा हो चाहे माफ़ कीजिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या न्यूटन हो, तो ये आपका हो जाएगा बल का मात्रक। अब क्या उदाहरण से समझ सकते हैं किस पर बल लगाया गया? गेंद रखी है, आपने बल लगाया, गतिशील हो गई। कोई चीज़ सीधी है, मान लीजिए लोहे की कील है, डंडा है, आपने उसको बल लगा के टेढ़ा कर दिया, तो उसकी स्थिति में आपने परिवर्तन कर दिया ना, तो ये हो गया बल। अब इसके आधार पर कुछ चीज़ें देखते हैं। सरल मशीन, सरल मशीन क्या है? तो सरल मशीन का मतलब ये हो गया कि कोई कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति हो जिसके साथ कोई काम कर लिया जाए, बल लगाया जा सके। घिरनी, स्क्रू जैक, उत्तोलक, आनत तल, ऐसे। उत्तोलक सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तोलक समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। दरअसल उत्तोलक 3 होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, और इसमें 3 टर्म भी होते हैं। इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो चित्र से आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो मान लीजिए कि जो झूला झूलने वाला होता है उसको आप समझिए। ये देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया जहाँ के सहारे वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बल लगाया जा रहा है और इसका लोड जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से बल लगाया जाएगा। अगर बीच में ये ज़मीन से यहाँ पर केंद्र है इसका, तो इसको उठाना रखना आसान हो जाएगा कि नहीं? बहुत आसानी से। यही है, इसमें 3 शब्द आते हैं, एक आता है आयास, एक आता है आलम्ब और एक होता है भार। 3 शब्दों का मतलब समझिए। जो आलम्ब होगा वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकती है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक कैंची, तो कैंची में जो कील लगी होती है वो क्या है? तो कील जो है वो आलम्ब है, यानी कि उसी के सहारे कैंची के दोनों जो सिरे होते हैं वो घूमते हैं। एक तरफ आप हाथ से दबाते हैं, एक तरफ वो कपड़े को काटती है, तो जो कील है ना वो क्या हो गई? आपकी आलम्ब हो गई। अभी आप आयास, इफर्ट कहाँ से लगा रहे हो कैंची में? तो कैंची को थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कैंची बना दूँ ऐसे और एक ऐसे, तो ये आपका हो गया आलम्ब। अब आप इफर्ट कहाँ पे लगा रहे हो? तो यहाँ से क्या करते हो? आप इसको दबाते हो, है ना? तो आपका भार कहाँ होता है? यहाँ, कोई वस्तु काटना है तो इसका मतलब आयास जो आपका इफर्ट है वो यहाँ पर है, आयास, यहाँ से आप बल लगा रहे हो, और भार कौन सा है? ये है। तो ये हुआ आपके आलम्ब, आयास और भार। 3 शब्द हैं, इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। आयास क्या होगा
कि उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, और भार क्या है? जिस वस्तु को उठाया हटाया जाए, जिस पर कार्य किया जाए, उसे भार कहेंगे। अब ये प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है क्या और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो यही केंद्र था कैंची का ना, कील, कभी आपको बीच में दिखाई देगा, कभी एक किनारे दिखाई देगा। और हमारा भार कभी बीच में होगा, कभी किनारे होगा। तो तीन स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति जो कैंची वाली है, जिसको आपको समझ में आता है अच्छे से, कि कैंची की अगर कील टूट जाए, दोनों अगर अलग हो जाएं, तो क्या आप उससे कुछ काट पाएंगे? नहीं। तो आप समझिए कि इतना महत्व क्यों है आलम्ब का। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आलम्ब भार और शक्ति के बीच में हो। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर है भार, यहाँ पर है आपका आयास, यानी कि प्रयास यहाँ हो रहा है। आलम्ब कहाँ है? बीच में। तो कह रहा है आलम्ब जो है वो बीच में होता है। किसके किसके? भार और शक्ति के बीच में। तो ये कैसा होगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब पहचानिए किस में होता है। तो कैंची में होता है, संची में होता है, हिंडोला शीशा जो होता है, मतलब वो जिस पे बच्चे झूलते हैं, जो झूला होता है उस पर। हैंडपम्प को ले लीजिए। हैंडपम्प में क्या होता है? हैंडपम्प में यहाँ से इसको खींचा जाता है, यहाँ पर एक बीच में लगाया जाता है, यहाँ से आप ताकत लगाते हो, इस कील पर हत्था लगा होता है, और यहाँ से इसको पानी को ऊपर उठा देता है, ऊपर नीचे गति करता रहता है। अगर यही कील आप आलम्ब खोल दीजिए तो क्या हत्था चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो हैंडपम्प हो गया। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इनका यांत्रिक लाभ किसका कम या अधिक हो सकता है। तो जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे इस प्रकार के, इनका यांत्रिक लाभ जो है वो एक से कम या अधिक हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है ऊपर कि ग्रेटर आर लेस देन 1। तो ये होगा पहली स्थिति में। जब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करेंगे तो इसको आप समझिए कि यहाँ पर जो वो कील लगी थी ना, वो कहाँ है? अब दिमाग में रखिए सरौता। सरौता कैसा होता है? सरौता होगा ऐसा, ये आपका काटने का हो गया, यहाँ पर एक आपका लगा होगा कील, और यहाँ पर एक होगा डंडा। तो देखिए जो केंद्र हो गया, आलम्ब हो गया, वो कहाँ हो गया? किनारे हो गया। कैंची में आपने बीच में देखा था, इसमें किनारे हो गया। और जो भार प्रयास हो रहा है ना, वो अभी प्रयास यहीं हो रहा है, किनारे ही हो रहा है। तो देखिए आयास आपका किनारे है, जो आलम्ब है वो भी किनारे है। भार कहाँ है? सुपारी को कहाँ रखा गया? तो सुपारी को यहाँ रखा गया काटने के लिए। अब ये यहाँ कटेगा, इसका मतलब इस पर काम होना है। समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए यही बात इसमें कहा गया है कि भार जो है, यानी कि सुपारी जो है, वो शक्ति और आलम्ब के बीच में है। ठीक है। वैसे पान खाना बड़ी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा है कि सरौते से ऐसे आप उसको समझ सकते हैं। तो भार जो है शक्ति और आलम्ब के बीच में आ गया। ठीक है। जो शक्ति आप आयास लगा रहे हो और जो आलम्ब यानी कि केंद्र है उसके बीच में आ गया। इसी तरीके से कूड़ा उठाने वाली एक पहिए वाली गाड़ी भी होती है। तो क्या होता है, उसमें ऐसे लगा होता है और आदमी यहाँ से उठा रहा होता है। यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है, उसने क्या किया है, इसको पकड़ रखा है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, उसने सामान भर रखा हुआ है, इसमें उसका कूड़ा जो है भरा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ पर। भार कहाँ है? बीच में। प्रयास कहाँ हो रहा है? किनारे हो रहा है। तो ऐसे भी आप समझ लोगे ना, तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा खूब जाता है, इसलिए समय दे रहा मैं आपको समझाने में कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वास्तव में होता क्या है। तो भार जो होता है इसमें बीच में होता है। दिमाग में क्या रखेंगे? सरौता। पहले में क्या रखेंगे? कैंची। कैंची के बाद सरौता दिमाग में रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कि सरौता जैसा और कौन कौन सा होगा? एक पहिया वाली ठेला गाड़ी। ऐसे ही आपने अगर नींबू निचोड़ने की मशीन देखी हो, जो नींबू निचोड़ने वाला भी होता है, केंद्र किनारे होता है, कील बीच में नींबू रखा जाता है और किनारे से आप दबाते हो। ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जो प्लास यूज होता है ना, नट बोल्ट खोलने के लिए प्लास, वो किस श्रेणी का उत्तोलक है? आप बताइएगा कमेंट में। यांत्रिक लाभ जो होगा वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होगा। तो मैंने ये सिंबल में आपको बना दिया ग्रेटर देन 1। तो द्वितीय श्रेणी का जो यांत्रिक लाभ होगा उत्तोलक का, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, एक से अधिक होगा इसका यांत्रिक लाभ। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की जब आप बात करें तो सबसे बढ़िया दिमाग में आप रखें चिमटा। रोटी बनाते समय जब रोटी को आप पकड़ते हैं तो चिमटा कैसा होता है? चिमटे को आप समझिए, चिमटे को थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। अब यहाँ पर आप भार कहाँ से लगाओगे? आप अपना हाथ यहाँ रखोगे, यहाँ से आप अपना प्रयास लगाओगे। रोटी का भार कहाँ होगा? यहाँ होगी। रोटी बिल्कुल ऐसे खड़ी तो नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन भार कहाँ होगा?
यहाँ होगा, केंद्र कहाँ है, किनारे, यानी कि आलम्ब किनारे हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि शक्ति जो होती है वो आलम्ब और भार के बीच में होता है। शक्ति का मतलब आयास, ई, ठीक है। इसमें क्या होगा, ई यानी कि जो बल लगा रहे हो आप वो बीच में लगाओगे, और जो भार होगा किनारे होगा, जो आलम्ब होगा वो भी किनारे होगा। तो इसमें पूछा जाएगा ना कौन सी चीज़ बीच में है, अब आप गलत नहीं करोगे। और इसका जो यांत्रिक लाभ होगा हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये हो गया आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। और कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेपलर ऐसा हो सकता है, मनुष्य का हाथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो उदाहरण में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर इस उदाहरण में नहीं भी है तो आप उसको जान सकते हैं। फिजिक्स का एक ये पेट क्वेश्चन होता है और अक्सर कर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की। तो क्रम से याद रखें, पहले याद रखें प्रथम श्रेणी में कैंची याद रखें, दूसरे में सरौता याद रखें, और तीसरे में याद रखें चिमटा। तो कभी आपको केंद्र नहीं गलत होगा, आयास नहीं गलत होगा। केंद्र का मतलब आलम्ब, न तो आलम्ब गलत होगा, न तो आयास गलत होगा, न तो भार गलत होगा। और क्रम से जो उसका यांत्रिक लाभ है वो भी याद रखें कि पहले अधिक या कम 1 से हो सकता है, ग्रेटर लेसर, और दूसरे वाले में हमेशा ज़्यादा होगा, और तीसरे वाले में 1 से हमेशा कम होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, इस पर खूब समय हमने दिया। गति के, न्यूटन के गति के नियम, इसको समझते हैं। यहाँ 3 नियम भी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इंट्रोडक्शन। तो गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। ये कहाँ किए थे, तो अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, 1687 में आइजैक न्यूटन ने किया था। तो जो गति संबंधी इन्होंने 3 नियम दिए, वही जो है कहलाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब ये पहला नियम क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इसका इंग्लिश भी याद रखेंगे, हिंदी भी याद रखेंगे, जड़त्व का नियम। तो पहला जो है वो गति का जो पहला नियम है वो कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, इसका नाम ही। जड़त्व क्या है, तो एक बात जड़त्व के बारे में जान लीजिए। जड़त्व का मतलब जड़ है, जो परिवर्तन का विरोध करे। जड़ कहते हैं ना कि जड़ है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में जो बनी हुई है वो उसी स्थिति में बनी रहनी चाहती है, जब तक कि आप उस पर कोई बल ना लगाएं। अब इसी को यहाँ परिभाषा के माध्यम से देख लें। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में तब तक रहेगी, या अगर कोई समान गति में सीधी रेखा में चल रही है तो जब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसमें परिवर्तन न कर दिया जाए। जैसे ग्रह घूम रहे हैं तो घूमते रहेंगे, जब तक उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो नहीं डिस्टर्ब होंगे। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु रखी हुई है किसी जगह पर, जो भी सामान आपके पास आसपास है वो तब तक वहाँ रखा रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा, अर्थात वो जड़ता की स्थिति में बनी रहेगी। यानी कि किसी अवस्था को बदलना है तो उसके लिए एक बल लगाना जरूरी है। और जो जड़त्व की माप होती है वो द्रव्यमान है, यानी कि अधिक अगर द्रव्यमान हो गया, यानी कि भारी वस्तु हो गई तो जड़त्व अधिक हो गया। अगर वो हल्की वस्तु होगी तो फूंक दोगे तो भी उड़ जाएगा, हल्की यानी उसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा। जो बड़ी मुश्किल से सरकती हैं चीज़ें उनका जड़त्व अधिक है, और जो बड़ी आसानी से हट जाती हैं उनका जड़त्व कम है। चिकनी सतह पर जड़त्व कम होगा, जो खुरदुरी सतह होगी उस पर जड़त्व अधिक होगा। घर्षण का भी यही हाल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उसमें परिवर्तन कैसे आता है इसको लेकर के, ठीक है। बेसिकली जो सतह है वो आपके घर्षण से लेकर के आएगा, तो घर्षण और जड़त्व लगभग एक जैसे हैं। जड़त्व के नियम का आप दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं, क्योंकि जब आपका साइंस का क्वेश्चन आता है ना तो आता है कि विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग आपके सिलेबस में दिया होता है। तो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट से नहीं पूछते, वो आपसे पूछेंगे कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, ये गति के किस नियम के कारण होता है, तो ये जड़त्व के नियम के कारण होता है, ठीक है। तो 3 बातें इसमें 3-4 बातें दी गई हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। कि अगर गाड़ी चल रही हो अचानक ब्रेक लग जाए तो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे झुक जाता है, क्यों, क्योंकि तब तक जो उसकी शरीर है उस गाड़ी के साथ गति में रहती है, अचानक से ब्रेक लगी और उसका शरीर तो अभी गति में ही है, इसलिए वो आगे तक चला जाता है। तो स्थिर गाड़ी अगर है, एकाएक चलने पर लगे तो व्यक्ति पीछे झटका लगे गिर भी सकता है। इसी प्रकार अगर तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने में उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है तो गाड़ी की मुड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात। और आपको अगर कोई फल फूल तोड़ना है तो पेड़ को आप जोर से जब हिला देते हैं तो वो फल टूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि जब हिलाते हैं तो पेड़ तो गति में आ जाता है, लेकिन जो फल होते हैं वो अपनी जड़ता की स्थिति में बने ही रह जाते हैं और उनमें
वो टूट जाते हैं, वो गिर पड़ते हैं। तो ये आप अपने दैनिक जीवन में जड़त्व का जो है परीक्षण, जड़त्व के नियम का परीक्षण कर सकते हैं। मोमेंटम की बात करेंगे। संवेग, संवेग एक सदिश राशि है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है। क्या होता है, तो किसी वस्तु का जो भार है, द्रव्यमान है, और उसका जो वेग है उसी को अगर गुणा कर दिया जाए तो उस वस्तु का संवेग पता चल जाएगा। यानी कि उसका द्रव्यमान और उसका वेग को गुणा किया जाएगा तो क्या निकल आएगा, संवेग, मोमेंटम निकल आएगा। इसका फार्मूला भी यही है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर अगर तीर लगा दिया जाए तो समझ लीजिए कि वो संवेग का मान दिया गया है। मान लीजिए वो सदिश राशि है, यानी कि वो सदिश राशि अगर तीर बना देंगे तो संवेग कैसे पता चलेगा कि द्रव्यमान और वेग का गुणा कर देंगे तो संवेग P = mv। तो हम लोग यहाँ उसके फार्मूले पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तब स्थिति क्या होगी, तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। भाई गुणा हो रहा है ना, द्रव्यमान का वेट यहाँ बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा, कम कर दो तो कम हो जाएगा। और अगर लेकिन दोनों समान भारी वस्तु में हैं तो जिनका वेग अधिक होगा तो वेग का भी मान तो बढ़ेगा ही ना, चाहे इसको बढ़ाओ चाहे इसको बढ़ाओ, तो जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो ये बात आपको फार्मूले में भी सेट करके आप देख सकते हैं। अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है, जो आपने अभी संवेग देखा ना, इसकी जो परिवर्तन की दर है उस पर जो बल लगता है उसी के अनुक्रमानुपाती होती है, और ये हमेशा उसी दिशा में होती है। इसको समझेंगे कैसे, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते समय आपने कैच लिया, तो कैच लेते समय अगर आप सीधे कैच को लें और सीधे हाथ पकड़े रहे तो हाथ में बड़ी तेज़ चोट लगेगी। लेकिन आप कैच लें और हाथ को अपनी तरफ थोड़ा खींच लें तो क्या होगा कि आपके हाथ में चोट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही नियम काम करता है कि जो संवेग परिवर्तन है उस पर जो बल लग रहा है वो उसका अनुक्रमानुपाती होगा, और उसकी जो दिशा है उसी दिशा में जब आप हाथ खींचते हैं अपना तो आपको चोट नहीं लगती है। और इसके क्या उदाहरण हैं, जैसे आपकी गाड़ी में लगा होता है सॉकर, स्प्रिंग लगाए जाते हैं, सॉकर लगाए जाते हैं। क्यों? कि जब झटका लगे तो उसी दिशा में थोड़ा आप अगर आगे बढ़ जाएं तो आपको झटका कम महसूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकेंड लॉ जो है वो गेंद कैच करने से संबंधित आप अगर याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा भी गया है। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई एक्शन किया है तो रिएक्शन होगा यानी कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये बात ध्यान रहे। अब उदाहरण क्या होगा, बंदूक से गोली छोड़ी गई, जो बंदूक चलाता है उसको भी झटका लगता है, यानी कि गोली तो आगे गई लेकिन बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है विपरीत दिशा में। रॉकेट की गति क्या होगी, उसमें से बड़ी तेज़ी से एग्जॉस्ट होता है गैस, तो गैस नीचे की तरफ झटका मारता है, रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। अगर वही झटका ना मारे तो ऊपर नहीं उड़ पाए। नाव में क्या होता है, जिधर नाव चलनी होती है उसके विपरीत दिशा में चप्पू चलाया जाता है तो नाव आगे बढ़ जाती है। और जब हम अपने भार का अनुभव करते हैं वो भी एक प्रतिक्रिया बल का ही उदाहरण है। तो ये आपका हो गया गति का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका क्लियर हो गया। अब संवेग संरक्षण की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होता है कि जो आपके ये न्यूटन के गति के दूसरा संवेग वाला और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, इन दोनों नियम को अगर सम्मिलित प्रभाव ले लिया जाए तो यही होगा संवेग संरक्षण। जैसे रॉकेट उड़ते समय ध्यान दीजिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो रॉकेट में नीचे जब गैसीय निकास होता है, बड़ी तेज़ी से गैसें नीचे निकलती हैं तो वो रॉकेट ऊपर उड़ता है, जितने फोर्स से नीचे झटका मारेंगे उतना तेज ऊपर रॉकेट जाएगा। तो ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, तृतीय नियम। इसके साथ ही साथ एक और बल काम करता है, उसमें जो ईंधन रखा होता है, फ्यूल रखा होता है, जैसे जैसे वो जलेगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, वेट कम होता जाएगा, तो रॉकेट ऊपर उसकी गति और बढ़ती जाएगी। तो ये जो संवेग संरक्षण का नियम है ना वो लागू हो जाता है। तो दूसरा तीसरा नियम लागू हो गया तो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा मिलेगा कि जैसे आप अगर नाव से पार कर रहे हैं कोई नदी, तो आप नाव से जब कूदेंगे तो नाव क्या होगी, पीछे की तरफ खिसक जाएगी, और जब पीछे खिसक जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर भी इस पर लागू होता है। जितने बल से आप कूदते हैं उतने नाव भी पीछे आ जाती है और नाव भी हल्की हो जाएगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्रिया प्रतिक्रिया भी आ गई कि आपने बल लगाया, उसकी विपरीत दिशा में नाव बल लगाया, तो दोनों आ गए। तो जब जब दोनों बल काम करेंगे, गति का दूसरा और तीसरा नियम, तो क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम का प्राप्ति हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति किससे किससे होती है, तो गति के प्रथम और गति के द्वितीय और तृतीय नियम से। आइए बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल की, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। जो गति का द्वितीय नियम है, तो इसका रूल यहाँ पर थोड़ा सा लागू होता है कि त्वरण जो होता है सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। जैसे वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, इसी बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ये तो है इसकी परिभाषा। कैसे समझेंगे, समझिए। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। क्यों चक्कर लगाते हैं? क्योंकि उनका केंद्र की ओर एक आकर्षण बल होता है। सूर्य में होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केंद्र की तरफ काम कर रहा है ना, तो अभिकेंद्र बल यही है। ठीक, ऐसे ही किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, तो जो विद्युत आकर्षण बल होता है वो लगा होता है, उनको जोड़े रखता है। और सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप किसी पत्थर को जो पत्थर का टुकड़ा है उसको डोरी से बांधिए और उसको लेकर घुमाइए खूब जोर जोर। अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो बड़ी दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसको अभिकेंद्र बल नहीं मिलता है और क्या होता है, वो सरल रेखा में गति करने लगता है और वो दूर चला जाता है। तो यहाँ आपसे ये थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल का ध्यान रखें कि जो केंद्र की ओर लगातार बल लगता है वही है अभिकेंद्रीय बल। और इसी का बल उल्टा जो है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल कैसा होगा कि जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगे। जैसे वॉशिंग मशीन है, मथनी है जिससे आप मक्खन निकालते हैं, तो ये वाले अब इनको समझिए कि केंद्र से बाहर बल निकलेगा। इसमें क्या होगा कि तृतीय जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर एक बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से समझिए जड़त्वीय बल है। जैसे चक्रीय झूला है, झूला भी जब झूलते हैं तो उसमें लगता है कि बाहर की ओर फेंक देगा वो। ऐसे ही दूध जो वॉशिंग मशीन है वो भी इसी तरह। तो एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है। अब केंद्रीय बल का उदाहरण है वो। आइए इंपॉर्टेंट है, टॉर्क पढ़ते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कई चीज़ें आएंगे, बल आघूर्ण पढ़ेंगे, जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे। इनको थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा से घबराया मत किया करिए क्योंकि ये साइंस है ना, एक ऐसी डेफिनेशन बनाई जाती है जो हर स्थिति में सही खरी उतरे, तो इसलिए वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। उसको आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप उसके एग्जाम्पल याद रखेंगे तो डेफिनेशन को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, डेफिनेशन नहीं याद हो रही तो आपको अप्लाइड साइंस पढ़नी है ना। आपको यहाँ पर जो फिजिक्स है उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, जो अप्लाइड लाइफ में है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो किसी अक्ष के परितः एक बल का बलाघूर्ण उस बल के परिमाण और अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब लो, एक पूरी लाइन दे दी गई, आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ना समझ में आए आगे चलते हैं। बस एक याद रखिएगा कि जो बल का आघूर्ण है ना, कैसे पता चलता है, तो कितना बल लगा है और उस बल और अक्ष की दूरी कितनी है, इसका गुणा कर दीजिए। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और जो दूरी नापी जाएगी वो होगी मीटर में, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का। तो मात्रक याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, F इंटू एल, यानी कि बल गुणे बल और अक्ष के बीच की दूरी। अब देखिए, समझिए कि यदि किसी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण अधिक होगा। अगर अक्ष से दूरी शून्य हो अर्थात बल की क्रिया रेखा पिंड रेखा के द्रव्यमान केंद्र से गुजरे तो बल आघूर्ण शून्य होगा। इस दशा में पिंड को घुमाया नहीं जा सकता, चाहे उस पर कितना भी बल क्यों न लगाया जाए। अब सोच रहे होगे कि क्या है ये, सिद्धांत पे सिद्धांत आगे चलता जा रहा है। समझिए, जब आप हैंडपंप का हत्था चलाते हैं ना, तो हैंडपंप में हाथ कहाँ पकड़ते हैं? हैंडपंप में आप हाथ पकड़ते हैं एकदम किनारे ले जा करके हत्थे के। क्यों? एकदम ले जाके उसको नल के पास में पकड़ा करिए ना। नल के पास जब पकड़ेंगे तो क्या हत्था आसानी से चलेगा? पानी निकाल पाएंगे नल का? नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके फार्मूले में दिया गया है बल और अक्ष की दूरी, कितना बल लगा रहे हैं और जो आपकी अक्ष की दूरी है वो कितनी है। जब ये बढ़ेगी तो बल आघूर्ण आपको अच्छा मिलेगा। तो इसी तरीके से एक और समझिए, जब आप नट बोल्ट लगा होता है तो नट बोल्ट को आप हाथ से ही खोल दिया करिए ना। हाथ से क्यों नहीं खोल पाते हैं आप? उसमें रिंच क्यों लगाते हैं? रिंच इसलिए लगाते हैं कि जो उसकी क्रिया रेखा है उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाए और हम किनारे पकड़ पाएँ उस हत्थे को, रिंच को, और उसको बड़ी आसानी से आप सारे नट बोल्ट खोल के रख दोगे। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर में भी यही काम करता है, जिसकी क्रिया रेखा की लंबाई थोड़ी आप बढ़ा देते हैं।
तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। ये बात को समझने वाली बात है, ठीक है, समझ में आ गई होगी मुझे लगता है बात। अब आइए बलयुग्म की बात करते हैं। ये बलयुग्म क्या है? बलयुग्म को एक बात दिमाग में रख लीजिए, स्टेयरिंग में दो डंडे होते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है कि दो बराबर और विपरीत समानांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, यानी कि अगर आप स्टेयरिंग में देखें तो एक हत्था बाएं घूमेगा, एक हत्था दाएं घूमेगा, लेकिन क्या होता है कि बराबर काम करता है और विपरीत काम करते हैं। तो क्या करेंगे, उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं बलयुग्म, ठीक है। बलयुग्म का जो आघूर्ण है, टार्क जो उसका आघूर्ण है वो कैसे होता है? तो बस अथवा कार के स्टीयरिंग को घुमाने में आरोपित बल बलयुग्म के उदाहरण है। जड़त्व आघूर्ण, आइए बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या है? जड़त्व आघूर्ण। इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं परिभाषा के तौर पर। तो पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जिस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान की भूमिका होती है, उसी घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की भूमिका होती है। अब इसका प्रयोग देखते हैं, समझिए। आपने चलते हुए जितने उदाहरण हैं उनको अच्छे से समझिए, तो परिभाषा आपको तब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा नट को, वो दो डंडे लगा करके रस्सी पे चढ़ के बड़ी आसानी से चलते रहते हैं, लेकिन क्या वो खाली हाथ चढ़ते हैं? खाली हाथ चढ़ते हैं तो दोनों हाथ फैलाएंगे, नहीं तो एक लाठी लिए रहते हैं, लंबी लाठी। तो क्या होता है कि इसी लंबी लाठी से वो अपना जब लंबी लाठी लेते हैं तो उसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो अधिक लंबा हो जाता है और वो अपना संतुलन बना लेते हैं, ठीक। बात करते हैं कोणीय संवेग की, एंगुलर मोमेंटम। जो संवेग का आघूर्ण होगा उसी को कोणीय संवेग कहा जाएगा। इसको प्रदर्शित किया जाता है जे से। कोणीय संवेग का होगा फार्मूला दूरी गुणे संवेग। इसका नियम क्या है? तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग जो है वो नियत रहता है और पिंड का रेखीय वेग उस पथ के केंद्र के उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझिए कि किसी डोरी को एक पत्थर से बांध कर घुमाइए, लेकर के खूब जोर जोर घुमाइए, उसके बाद डोरी को थोड़ा थोड़ा ढीला करते जाइए, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ा दीजिए डोरी की। पहले डोरी छोटी थी, जितना आपने 1-2 मीटर के लिए रखी होगी, उसको बढ़ाते बढ़ाते 1.5-2 मीटर 2.5 मीटर कर दीजिए। तब देखिए कि जब आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो पत्थर का वेग क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। और जब डोरी की लंबाई कम करेंगे तो पत्थर का वेग कैसा होगा? बढ़ेगा। जैसे पहिए को ही ले लीजिए, छोटा पहिया होगा आपको बहुत तेज़ी से घूमता हुआ दिखाई देगा, और बहुत बड़ा अगर आपको पहिया होगा तो वो किनारे किनारे दिखेगा कि धीमे धीमे घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पिंड का जो रेखीय वेग होता है उस पथ के केंद्र से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चूंकि जो किनारे पत्थर घूम रहा है उसका जो रेखीय वेग है, उस केंद्र से दूरी जैसे जैसे उसकी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मान घटता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता जाएगा। इधर आप लंबाई बढ़ाओगे, उधर उसका वेग कम होगा, लंबाई घटाओगे, वेग बढ़ेगा, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट बात है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन से किसी ने कोई सामान फेंका, मान लीजिए कोई पत्थर ही फेंकेगा तो आपको वो सीधी दिशा में आता हुआ लगेगा या उसकी दिशा कैसी होगी? तो ध्यान दीजिए कि उसकी दिशा जो होगी वो परवलयाकार होगी। जैसे आपको ये चित्र दिख रहा है, जब वो फेंकेगा तो थोड़ा उसमें पैराबोलिक होगा। तो एक आपसे और भी क्वेश्चन पूछा सकता है, जब लंबी कूद के खिलाड़ी कूदते हैं तो वो कितना झुकाव लेके कूदे कि मैक्सिमम वो दूरी तय कर सकते हैं। अगर आप भी लंबी कूद के खिलाड़ी हैं तो अगर आप अपनी पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ अगर उछलें तो आपकी अधिकतम दूरी होगी, यानी जब उछाल भरें तो अपने शरीर को 45 डिग्री के एंगल पर गिराएं तो उस समय आप अधिकतम दूरी तय करेंगे। इसी तरीके से भाला फेंक, चक्र फेंक, हैमर थ्रो, शॉटपुट जो खिलाड़ी होते हैं वो 45 डिग्री के कोण की वस्तु पर फेंकते हैं तो अधिकतम दूरी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण का अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। तो ये इसमें जो जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो इसी से आपको प्रक्षेप्य गति मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा इसको और समझते हैं। उस जो प्रक्षेप गति है उसकी ऊंचाई पे अधिकतम ऊंचाई आपको कब मिलेगी? किसी चीज़ को फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई कब मिलेगी? तो हाई जंप वाले को समझिए। अगर आप हाई जंप के खिलाड़ी हैं
तो आप अपनी बॉडी को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर रखकर कूदने का प्रयास करें तो आप अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। और यहीं पर आपको एक उदाहरण दिया जाता है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तब प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा। भले वो सीधा फेंके लेकिन आपको दिखाई देगा परवलयाकार। कारण क्या होगा कि जब एक समान से वेग से चलती गाड़ी से गेंद गिरती है तब गेंद के पास प्लेटफॉर्म के सापेक्ष प्रारंभिक जो क्षैतिज वेग होता है वो गाड़ी के वेग के बराबर है और शून्य ऊर्ध्वाधर वेग होता है वो शून्य होता है। इसलिए दोनों स्थितियां मिलाकर के परवलयाकार पथ उसको बना देती हैं। थोड़ा साइंटिफिक रीज़न है लेकिन आपको जो देखना है कि वो किस आकृति में गिरेगा, तो परवलयाकार आकृति में गिरेगा। तो ये हमने बहुत अच्छे से इस पार्ट को पढ़ा। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है घर्षण, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो अगला टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। घर्षण क्या है? घर्षण है संतुलित बल के कारण पिंड में कोई गति नहीं होती। ये संतुलित बल असंतुलित बल क्या है? समझिए कि आपने किसी एक मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है जो पिलर है जिसको चारों तरफ से 4 लोग खींच रहे हों। अगर चारों बराबर बल लगा रहे हों तो क्या वो कोई छोटा जो पिलर है, कोई डंडा है, क्या वो किसी तरफ झुकेगा? नहीं। यदि वो झुक जाता है तो असंतुलित बल हुआ और यदि वो नहीं झुकता है तो संतुलित बल हुआ। यही आपका डिफरेंस है कि यदि किसी चीज़ को ताकत लगा करके चारों तरफ से उस पर बल लगाया जा रहा और अगर वो किधर भी नहीं जाएगा, भाई चारों तरफ से बराबर बल लग रहा तो वो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। जैसे आप टेंट को तान देते हो चार तरफ से तो टेंट का जो बीच वाला पिलर होता है वो खड़ा रहता है, तो संतुलित बल हो गया। और अभी पिलर में एक तरफ से खींच दीजिए तो गिर जाएगा, तो असंतुलित बल हो गया। अब इसमें घर्षण बल क्या होता है? जब तल पर काम करे, संपर्क तल पर, जैसे कि घर्षण बल जो होता है ना, जो आपकी गति होती है उसके विरोध में तब तक काम करता है जब तक कि उसको विरामावस्था में न ले आ दे। जैसे आप सरक रहे हो तो सरकते हुए आप रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब ज़मीन के तल से आपकी रगड़ जो होती है, जो घर्षण होता है ना, एक बल काम करता है, वो आपको पूरा बल लगाता है और जब तक आपकी गति को वो जीरो नहीं कर देता, आप रुक नहीं जाते हैं, तब तक वो काम करता रहता है। तो घर्षण बल कई तरीके के होते हैं। जैसे होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक क्या है? जब तक कोई वस्तु रखी है वो स्थैतिक घर्षण बल है, यानी कि उसमें कोई भी बल लगा नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थिर है। अब होगा क्या कि वो तब तक नहीं हटेगी जब तक कि उस पर खूब बल लगाया ना जाए। तो कोई चीज़ बहुत मुश्किल से हटती है, कोई चीज़ आराम से हट जाती है। तो जो बड़ी मुश्किल से हटती है माना जाता है कि उसका सीमांत घर्षण बल जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल जो है वो गति शुरू करने के लिए न्यूनतम बल के बराबर है कि इतनी कम से कम आपको इतनी गति लगानी पड़ेगी तभी ये हटेगा, नहीं तो अपनी जगह से टच समझ से नहीं होगा। भैया 2 लोगों को बुलाओ, 4 लोगों को बुलाओ कि ये एक हाथ से ही उठ जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, ये है सीमांत घर्षण बल। उसका घर्षण बल कितना है, लास्ट पॉइंट, जब वो हट जाएगा। डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? डायनेमिक क्या है कि जब कोई गतिमान है वस्तु तो उसमें जो घर्षण लग रहा है गतिक। सर्पी घर्षण बल जब कोई फिसल रहा हो तो होगा। लोटनिक घर्षण बल जैसे बाल बेरिंग होती है, कोई लुढ़क रहा हो। घर्षण कोण क्या होगा? जब सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहा जाता है। इस तरीके से विराम कोण क्या है? तो आनत तल का क्षैतिज दिशा के साथ अधिकतम झुकाव कोण जिस पर वस्तु आनत तल पर ठीक संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। इसके गुण क्या हैं घर्षण बल के? तो जो घर्षण बल होता है, जब सतह चिकनी होगी तो घर्षण कम हो जाएगा और आप चटाक से गिरेंगे। सतह खुरदुरी होगी तो घर्षण ज़्यादा होगा, आप आराम से चल पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जो आपका चप्पल हो, जो टायर हो, जो जूते हों, तो वो चिकने फ्लैट नहीं होने चाहिए, उनमें खुरदुरा होना चाहिए, तभी वो ऐसे बनाए जाते हैं। नहीं तो बढ़िया चिकना बना दिया जाए, वो घर्षण बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब माध्यमों में पूछा जाता है घर्षण किस में ज़्यादा किस में कम। अगर ठोस ठोस वस्तु है तो घर्षण सबसे ज़्यादा होगा। अगर द्रव है और ठोस है तो घर्षण मीडियम होगा। अगर हवा है यानी कि वायु है और ठोस है यानी कि गैस और ठोस, तो घर्षण जो है सबसे कम होगा। तो सबसे कम, सबसे अधिक और मध्यम जो है यहाँ पर आपको बता दिया गया। ठीक, तो ये हो गया आपका घर्षण का पार्ट। और यहाँ पर कई कारण भी दिया गया है कि सड़कों जो उपयोग हैं, सड़क पर आवश्यक घर्षण न होने के कारण गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। बारिश होती है, पानी बरसता है, घर्षण बल कम हो जाता है, फिसलने लगता है। काई पड़ गई तो घर्षण बल कम हो गया। बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, घर्षण कम हो गया। कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। सड़क पे तेल गिर जाए तो हर कुछ गिर जाएगा। तो ये रहा आपका चीज़ें घर्षण से संबंधित।
और घर्षण के ही कारण बहुत सारी में ऊर्जा लगानी पड़ती है उसको चलाने में। कलपुर्जों में घर्षण के कारण ऊष्मा ध्वनि वगैरह निकलती है। तो ये हुआ आपका घर्षण बल से संबंधित। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो गुरुत्वाकर्षण पर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स समझ में आ रही होगी, मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। और जो भी आपके जो क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो पूरी बुक है इसको बहुत अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊँ और कंप्लीट करा पाऊँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।